नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय बोलो, उच्चतम न्यायालय बोलो या सुप्रीम कोर्ट बोलो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। यहां पर भी एसएससी और रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बोला जाता है। भाग अगर देखें तो कौन से भाग में आता है? भाग 6 में। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में आता है, यूनियन के ढांचे में आता है, और ये स्टेट के, राज्यों के ढांचे में आता है, तो भाग 6 में पड़ता है। और अगर रेंज की बात करें तो 214 से 231 तक जो आर्टिकल है सारे के सारे वो उच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 214 से लेकर 231 उच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्च न्यायालय के बारे में सिंपल सी बात है कि राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक न्यायालय होगा उच्च न्यायालय। देश का सबसे बड़ा संवैधानिक न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक न्यायालय कौन होगा? उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। यहां पर जो सुनवाई नहीं होती है उसमें अगर आदमी असंतुष्ट होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक न्यायालय, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ ए स्टेट इज हाई कोर्ट। अब यहां पर बात करते हैं हिस्ट्री की थोड़ा सा, कि सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई। तो इसके लिए आपको पता है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया है, ध्यान रखना। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया है, जिसके माध्यम से 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। वही ट्रायंगल सबसे पहले कहां पर की गई है? मद्रास में। ध्यान रखना, मैं ईयर वाइज बता रहा हूं। सबसे पहले मद्रास में की गई है जून के महीने में, उसके बाद में कहां पर की गई है? कलकत्ता में जुलाई के महीने में, और उसके बाद कहां की गई है? मुंबई में अगस्त के महीने में। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो कि 1861 में आया था, एक्ट 61 में आया है, लेकिन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 1862 में। इसमें सबसे पहले कहां पर? मद्रास में जून के महीने में, फिर कलकत्ता में जुलाई के महीने में, और फिर अगस्त में मुंबई में। ठीक है, ये 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। अब ये तो देखो साउथ इंडिया की बात हो गई। ऊपर वाला जो इंडिया का पोर्शन है पूरा खाली पड़ा है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? इसलिए जरूरत के हिसाब से फिर 1866 में प्रयागराज या इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज या इलाहाबाद के अंदर भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये 4 उच्च न्यायालय हो गई। 1866 में इलाहाबाद या प्रयागराज, ये भी खूब पूछा जाता है आपसे। और दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उच्च न्यायालय है, ध्यान रखना। देखो अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, ये जब राज्य हुआ करता था, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जहां पर उच्च न्यायालय था। ठीक है, यहां पर हाई कोर्ट हुआ करता था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल या अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन आपको पता है कि यहां पर थोड़ा संशोधन किया गया है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया है, और इसके माध्यम से यह कहा गया कि भाई हर एक राज्य इतना बड़ा नहीं है। गोवा छोटा सा है, मिजोरम छोटा सा है, नागालैंड छोटा सा है, तो इतने छोटे राज्य में इतना बड़ा हाईकोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? तो यहां पर यह कहा गया 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि एक हाईकोर्ट एक या एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो एक हाईकोर्ट एक या एक से ज्यादा राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में रह सकता है। तो यहां पर लिखा गया कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए आप एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं, अगर राज्य बहुत छोटा है तो। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कहां पर कैसे कैसे है। तो 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी गई कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए आप एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर तो पहली लाइन यही है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय बनाना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य भी है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर या कोई आदेश है ना, कोई आदेश या ऑर्डर हो सकता है, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, उसको डॉक्यूमेंट के रूप में संभाल के रखा जाएगा, भविष्य में उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय मैंने आपको अनुच्छेद 129 बताया था। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या कोई आदेश है ना, ऑर्डर या कोई आदेश डॉक्यूमेंट के रूप में संभाल कर रखा जाएगा भविष्य में यूज करने के लिए। तो उच्च न्यायालय का जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उच्च न्यायालय अपने आप में अभिलेख न्यायालय होगा।
उच्च न्यायालय अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका जो ऑर्डर या आदेश होगा उसको भविष्य में हम आने वाले केसेस में यूज कर सकते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यहां पर यह भी है, मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के टाइम पे भी बताई थी अनुच्छेद 129 में, एक तो अभिलेख न्यायालय होगा सर्वोच्च न्यायालय, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ऐसी कोई हरकत करता हो तो खुद को पनिशमेंट दे सकता है, खुद को दंड दे सकता है। वैसा यहां पर है हाई कोर्ट के लिए। अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि इसका अगर ये कोई ऐसा काम करता है तो खुद को दंडित कर सकता है, खुद को पनिशमेंट भी दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय की तरह। इसका प्रावधान भी यहीं पर है। अनुच्छेद 216 क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। एक तो चीफ जस्टिस होगा और अदर जज होंगे। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 50। एक तो मुख्य न्यायाधीश, 49 अन्य जज। अगर हम मद्रास हाईकोर्ट की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट में जजों की संख्या 75। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 74 अन्य जज मौजूद हैं। तो हाईकोर्ट के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य जज होंगे। वो डिपेंड करेगा वो राज्य कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेज होंगे हाईकोर्ट के अंदर, ये कहता है अनुच्छेद 216। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 217 की, योग्यता की बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 217 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के टाइम पे ज्यादातर चीजें अनुच्छेद 124 में थी, हाईकोर्ट के टाइम पे ज्यादातर चीजें कहां पर है? अनुच्छेद 217 में। सबसे पहले 217 में योग्यता की बात करते हैं। योग्यता पहली वही भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहली योग्यता तो यही है। दूसरी योग्यता क्या है? उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भी 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। क्वालिफिकेशन दोनों के देखो सेम है, लेवल सेम है दोनों का। बस ये है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में बैठता है या हाई कोर्ट में बैठता है, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो न्यूनतम योग्यता है, वो दोनों की बराबर रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए भी आपको 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी आपको 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वो वकील होना चाहिए। एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी आपको पता है कि लिया तो मैक्सिमम वाले को लिया जाएगा, 25-30 वाले अनुभव वाले को लिया जाएगा। या अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है? किसी न्यायिक कार्यालय में 10 वर्षों तक कार्यरत हो, भारत राज्य के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायिक कार्यालय में, है ना, न्यायिक कार्यालय का मतलब होता है किसी भी जुडिशियल ऑफिस के अंदर 10 वर्षों तक वो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हो सकता है जज रहा हो, एडिशनल जज रहा हो, तो किसी न्यायिक कार्यालय के अंदर भारत राज्य के अंदर वो 10 वर्षों तक काम कर चुका हो कम से कम। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको भी बनाया जा सकता है। जैसे अपने जिलों में सेशन कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, यहां पर जज होते हैं, एडिशनल जज होते हैं, इनको भी बनाया जा सकता है एक्सपीरियंस के आधार पर। तो 10 वर्ष तक वकील हो, या अगर ये ना हो तो किसी न्यायिक कार्यालय में 10 वर्षों तक को कार्यरत होना चाहिए, ये योग्यता होना चाहिए। तो दो योग्यता है, पहली तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी योग्यता ये वाली है। तो अनुच्छेद 217 में एक तो है योग्यता। अनुच्छेद 217 में क्या है? नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो फिर ये त्यागपत्र या रेजिग्नेशन किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। जिस इंसान के पास इनको अपॉइंट करने की ताकत है, इस्तीफा भी उसे दिया जाएगा जिसने इनको अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। तो नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति का है और ये लोग अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष, मैक्सिमम 62 वर्ष से ज्यादा हाई कोर्ट का जज नहीं रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के टाइम पे 65 वर्ष था, यहां पर ये कितना है? 62 वर्ष है। उसके बाद में इंपीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजों का इंपीचमेंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का इंपीचमेंट सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज का महाभियोग आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और दोनों के लिए सेम टू सेम प्रक्रिया है, रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। तो मैं समझा देता हूं एक बार, ज्यादा डिटेल के लिए डायग्रामेटिकली पढ़ने के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय वाला एक बार देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में डायग्राम से समझाया है। यहां पर मैं बता देता हूं कि हटाते कैसे हैं। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, अगर आप अनुच्छेद 217 ध्यान से पढ़ोगे तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के जजों को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाया जाता है। और
सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के लिए कौन सा अनुच्छेद काम में लेते हैं? अनुच्छेद 124(4) यही काम में लेते हैं, यहां पर भी यही काम में लेते हैं। हटाते कैसे हैं महाभियोग की प्रक्रिया में एक बार बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर आप लोकसभा में लाना चाहते हैं तो कम से कम 100 सदस्य ये प्रस्ताव लेके आए, और अगर आप राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो कम से कम 50 सदस्य ये प्रस्ताव लेके आए। तो लोकसभा में लाना चाहते हैं तो 100 और राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो 50 सदस्य। उसके बाद मैंने आपको यही बताया था कि 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है। जिस जज के खिलाफ आप प्रस्ताव लाने वाले हैं उसको 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है पहले। उसके बाद में यहाँ पर एक कमेटी गठित की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की जजों की कमेटी गठित की जाती है। ये अपनी रिपोर्ट देती है और ये रिपोर्ट फिर दोनों सदनों में पास करवानी पड़ती है। दोनों सदनों में पास करवानी पड़ती है 2/3 के विशेष बहुमत से। 2/3 के विशेष बहुमत से 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, वो भी प्रेजेंट वोटिंग का, जितने लोग उपस्थित है सदन में उसका 2/3 के विशेष बहुमत से हमें क्या करवाना पड़ता है? दोनों सदनों में पास करवाना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह थी कि यहां पर समान सत्र होना चाहिए। जिस सत्र में लोकसभा में पास हुआ ना, उसी सत्र में राज्यसभा में भी पास होना चाहिए। जैसे बजट सत्र में लोकसभा में पास हुआ तो बजट सत्र में किसमें पास होना चाहिए? राज्यसभा में। मानसून सत्र में अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में भी मानसून सत्र में ही पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति अपना संबोधन देंगे और जज को हटा दिया जाएगा। अब तक 4 न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के एक भी जज के खिलाफ अभी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। मैंने सर्वोच्च न्यायालय के टाइम पे आपको 4 नाम बताए थे, ठीक है? 4 नाम कौन कौन से थे? एक तो मैंने आपको बताया था वी रामास्वामी, एक बताया था सौमित्र सेन, एक बताया था जेबी परदीवाला और एक बताया थी सीवी नागार्जुना। ये चारों के चारों उच्च न्यायालय के क्या थे? न्यायाधीश थे। इन चारों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा चुकी है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया से हटा एक भी जज नहीं है अब तक। तो हाई कोर्ट के 4 जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा चुकी है, हटा कोई भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय वाला वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय के तो एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं आई है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये चारों की चारों नियुक्ति, त्यागपत्र, कार्यकाल या महाभियोग की प्रक्रिया चारों की चारों भी किसमें? अनुच्छेद 217 में। ये ध्यान रखना, ये चारों भी अनुच्छेद 217 में। ये ध्यान रखना भाई। अनुच्छेद 219 क्या कहता है? ये बताता है शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा भाई? अरे सिंपल सी बात है, राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। जिस राज्य में वो जा रहा है अपॉइंट होकर, उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, देश का मुखिया। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, राज्य का मुखिया। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 221 में क्या है? वेतन और भत्ते, सैलरी और अलाउंस। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हमारे जो उच्च न्यायालय के जज हैं उनको कितनी सैलरी और कितना भत्ता मिलेगा, कितना वेतन और भत्ता मिलेगा, ये इसका जिक्र है। और किस आधार पर दिया जाएगा? अनुसूची 2 में जो लिखा हुआ है। अनुसूची 2 में क्या है भाई? वेतन और भत्ते पढ़ते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 221 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों को, अनुच्छेद 221 कहता है कि उच्च न्यायालय के जजों को वही सैलरी और वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो अनुसूची 2 में लिखे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। हाई कोर्ट की पावर और जुरिडिक्शन क्या है ना? उच्च न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्राधिकार की बात करें तो शक्ति की बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय का जो भी ऑर्डर या आदेश होगा उसको डॉक्यूमेंट के रूप में संभाल के रखा जाएगा, दस्तावेज के रूप में संभाल के रखा जाएगा और उसको भविष्य में आने वाले केसों में यूज किया जाएगा। यह है एक तो। और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 मैंने एक बात और बताई थी कि उच्च न्यायालय खुद को दंड दे सकता है अगर वो कोई ऐसा कोई काम करता है तो। उसके बाद में रिट ज्यूरिडिक्शन आपको पता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है हाई कोर्ट भी। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के आधार पर रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के माध्यम से रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट मैं आपको पढ़ा चुका हूं मौलिक अधिकार के टाइम पे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, है ना? पढ़ा चुका हूं आपको, आपने पढ़ा होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण,
प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। आगे चलते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार की बात करो तो ऐसे केस जो डायरेक्ट उच्च न्यायालय में देखे जाएंगे, इनको जिला न्यायालय में नहीं देखा जाता है, इनको जो नीचे के कोर्ट है वहां पर नहीं देखा जाता। डायरेक्ट ऐसे केस जिनको उच्च न्यायालय में ही देखा जाएगा उनको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और इसमें कौन से केस आते हैं? अपने विधानसभा से संबंधित, विधानसभा विधान परिषद में कुछ हो गया, गफड़ा हो गया, है ना। इसके अलावा मुख्यमंत्री या किसी मेंबर के चुनाव में गफड़ा हो गया, इसके अलावा आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई मामला आ गया, तो ऐसे केस जो डायरेक्ट ही आपके हाई कोर्ट में देखे जा सकते हैं, निचले वाले कोर्ट में नहीं देखे जाएंगे। स्पेशली आपके विधानमंडल से संबंधित मामले, है ना, किसी एमएलए के चुनाव में गफड़ा हो गया, मुख्यमंत्री के चुनाव में गफड़ा हो गया, विधानसभा विधान परिषद में कुछ गफड़ा हो गया, उससे संबंधित मामले। अपील ज्यूरिडिक्शन, हाई कोर्ट में आप दोनों प्रकार के केसों की अपील कर सकते हैं। आप क्रिमिनल केस की अपील कर सकते हैं, सिविल केस की अपील कर सकते हैं, तो अपील का क्षेत्राधिकार भी है। और जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, किसका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट करता है और इसका जुडिशियल रिव्यू कौन कर देगा? सुप्रीम कोर्ट कर देगा। तो हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा करने का काम भी करता है, जुडिशियल रिव्यू करने का काम भी करता है अपने निचले वाले कोर्ट की। इससे जो निचले वाले अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनकी न्यायिक जांच करने का काम करता है ये, है ना। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ किसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ज्यादा है या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ज्यादा है? तो सिंपल सी बात है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा होता है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंडर तो केवल हाई कोर्ट आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर हजारों प्रकार के जिला न्यायालय आते हैं, ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट के अंदर 1000 से भी ज्यादा जिला न्यायालय जो हमारे देश में मौजूद हैं, ये किसके अंदर आते हैं? हाई कोर्ट के अंदर। इनका जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? हाई कोर्ट। इन केसों से कोई अगर संतुष्ट नहीं होता तो कहां जाएगा? हाई कोर्ट। तो अधिकार क्षेत्र किसका ज्यादा बड़ा हो गया? उच्च न्यायालय का, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा बड़ा अधिकार क्षेत्र माना जाता है उच्च न्यायालय का। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, तो ध्यान रखना भारत में टोटल हाई कोर्ट 25 उच्च न्यायालय है। ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर हाई कोर्ट नहीं है। इन 4 राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। इन 4 राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है, इन 4 राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। और टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर उच्च न्यायालय नहीं है। अब एक बात और आपको समझनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से उच्च न्यायालय जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में ज्यूरिडिक्शन में एक से ज्यादा राज्य, एक से ज्यादा अधिकार, एक से ज्यादा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? वो ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं भाई। ऐसे 7 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है भाई। अब देखो कैसे कैसे, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर राज्य के केस और लद्दाख के केस देखे जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केस देखे जाएंगे, याद हो जाएगा आराम से, दोनों के लिए है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब के केस देखे जाएंगे, हरियाणा राज्य के केस देखे जाएंगे और चंडीगढ़ के केस देखे जाएंगे। चंडीगढ़ भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़, पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य, इन तीनों के केस कहां पर देखे जाएंगे भाई? ये देखे जाएंगे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में। तो ये रहा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों के केस कहां देखे जाएंगे? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में। उसके बाद और थोड़ा नीचे चलते हैं, मुंबई उच्च न्यायालय। बंबई उच्च न्यायालय में एक तो महाराष्ट्र राज्य के केस देखे जाएंगे, गोवा राज्य के केस देखे जाएंगे और दमन दीव दादर नगर हवेली के केस देखे जाएंगे। तो एक तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र के केस देखे जाएंगे। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा को भी किसको दे रखा है हमने? मुंबई को दे रखा है। और इसके बाद आपका दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? बंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य के केस, गोवा राज्य के केस और दमन दीव दादर नगर हवेली के केस आते हैं। उसके बाद और थोड़ा नीचे चलोगे तो केरल हाई कोर्ट आ जाएगा, ये रहा केरल हाई कोर्ट। और केरल के बगल में पड़ता है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। तो केरल उच्च न्यायालय में केरल राज्य के केस देखे जाएंगे और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के केस भी देखे जाएंगे, क्योंकि ये इसके जस्ट बगल में ही पड़ता है।
फिर बात करते हैं मद्रास हाईकोर्ट की। मद्रास हाईकोर्ट में एक तो तमिलनाडु राज्य के केस देखे जाएंगे और एक पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश के केस देखे जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये जो अपना मद्रास हाईकोर्ट है इसमें तमिलनाडु और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश के केस देखे जाएंगे। ये दोनों किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? मद्रास हाईकोर्ट। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक तो पश्चिम बंगाल के केस देखे जाएंगे और एक आपका बगल में पड़ता है अंडमान निकोबार। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के केस देखे जाएंगे, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर एक तो असम राज्य के केस देखे जाएंगे भाई, ये रहा असम राज्य के केस देखे जाएंगे। एक इसके बगल में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कोई हाईकोर्ट नहीं है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में हाईकोर्ट नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश के केस भी यहीं देखे जाएंगे। एक बच गया नागालैंड, नागालैंड में भी कोई हाईकोर्ट नहीं है बेटा, है ना, तो नागालैंड के केस में कहां पर देखे जाएंगे? गुवाहाटी हाईकोर्ट में। और एक बच गया मिजोरम, ये रहा मिजोरम। मिजोरम में भी कोई हाईकोर्ट नहीं है, तो मिजोरम के केस में कहां देखे जाएंगे? गुवाहाटी हाईकोर्ट में। तो ध्यान से देखना, अगर हम सारे के सारे उच्च न्यायालय की बात करें तो सभी उच्च न्यायालयों में सबसे ज्यादा बड़ा अधिकार क्षेत्र किसका माना जाता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट का, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों के केस देखे जाते हैं। गोवा कहां पर आ गया है? गोवा मुंबई के पास चला गया है, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। तो अब एक भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या एक भी ऐसा राज्य नहीं बचा जो किसी के अधिकार क्षेत्र में ना आता हो। यहां पर सारे के सारे राज्य और सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश अधिकार क्षेत्र में आ चुके हैं। तो इसको इसी माध्यम से याद करना। ये मुझे याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है बेटा। मुझे कैसे याद है? मैप के माध्यम से याद है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, मुंबई में मुंबई, गोवा और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ठीक है। इसके बाद में केरला में कौन सा? लक्षद्वीप। उसके बाद में मद्रास में कौन सा? तमिलनाडु और पौंडीचेरी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन सा? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। और उसके बाद एक बचा गुवाहाटी, और गुवाहाटी के पास आप असम के बाद ये तीनों के तीनों राज्य भी साथ में लेने पड़ेंगे। तो 4 राज्य ये हो गए, आराम से याद हो जाएगा। तो आज हमने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।